बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया और बहुत दिनों के बाद दिया, लिहाजा ज़्यादा अहम हो गया। बहुत सारी बातें उन्होंने की। सिंध के हवाले से उन्होंने ये फरमाया कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। वो ऐसा क्या होगा, ज़ाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ इजहार आज फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो है वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और वो अगर ऐसा ही होता है तो काफ़ी ख़तरनाक है, उसका आगे जाके जिक्र करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब का मुकम्मल दिफा किया। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी कोई मायूसी का इजहार नहीं किया। शुगर के हवाले से भी उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ बातें की। ये भी फरमाया कि इज़राइल को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि ये बहुत ही कैटेगोरिकल स्टेटमेंट था। कल से पाकिस्तान में इस पर बहुत वाहवाकार मची हुई थी कि क्या पाकिस्तान पर भी दबाव आएगा तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जो ज़्यादा अहम बातें हैं वो गवर्नेंस के हवाले से थी, और 2 साल चूँकि मुकम्मल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लिहाजा ये और भी अहम हो जाता है। इमरान खान साहब ने कल शुगर क्राइसिस के ऊपर जो बातें की हैं उसमें कुछ थोड़ा सा तजाद नज़र आता है, और वो क्या है, चीनी के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो ख़ुद उसमें तस्लीम भी किया कि पंजाब के अंदर चीनी दुगनी कीमतों पे जो है वो बिकी, फ़रोख्त की गई। और फिर आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी वो IB से रिपोर्ट लेते हैं और उनको पता करवाते हैं कि वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं, और ख़ास करके जो शराब लाइसेंस वाला केस है उसके हवाले में। पहले आप सुनिएगा चीनी के ऊपर जो क्राइसिस था उस पर वज़ीर आज़म ने क्या कहा, और इस बारे में जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो क्या है, ज़रा सुनिएगा। चीनी तो उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस पे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या फरमाया, कितना डिफेंड किया उस्मान बुज़दार साहब को, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है इस वक्त, वो ज़रा सुनिएगा वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट। IB से चेक भी करवा रहे हैं, हर चीज़ उनको पता भी है। उस दौरान पंजाब से सब्सिडी भी आती है, चीनी के हवाले से चीनी भी गायब होती है, चीनी की कीमतों में भी इजाफा होता है। वज़ीर आज़म को ये मालूम नहीं होता, वो क्यों नहीं हो सकता। और फिर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनको उन्होंने मुकम्मल उनका दिफा भी किया और ये फरमाया कि वो अभी सीख रहे हैं, पता नहीं उनको सीखने में और कितना वक्त मिलेगा और कितना लगेगा। 2 साल तो सीखने के अमल को हो गए हैं, और 2 साल में बकौल सीनियर सियासतदानों के दांत भी निकल आते हैं और बच्चा चलना भी शुरू हो जाता है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ सिंध में ऐसा क्या बुरा हो रहा है कि वज़ीर आज़म, यानी बहुत कुछ बुरा हो सकता है लेकिन वज़ीर आज़म बहुत कुछ करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब फवाद चौधरी साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। दूसरी तरफ है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आप दोनों का बड़ा शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, आज आपकी इजाज़त से फवाद चौधरी साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करना पड़ेगा क्योंकि सारे टॉपिक्स जो हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं, करीब हैं उनके। पहले तो ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार साहब में ऐसा क्या है फवाद चौधरी साहब कि वज़ीर आज़म जो है उनको पूरी तरह से उनका दिफा करते हैं, और वो कहते हैं बहुत सारे लोग बनना चाहते थे वज़ीर आला, वो नहीं बन पाते तो बातें करते हैं। देखें, ये बात तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब ने कल कही है और उनका ख्याल है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो प्रिवेल करेगा वो तो वही करेगा। जिन्होंने फैसला साजी करनी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है। आप उनके फैसले से, उनकी ओपिनियन से इख्तलाफ जो है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि डिसीजन मेकिंग उनकी है, उन्होंने फैसला किया है। और जब तक बुज़दार साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है, ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। तो आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से पंजाब में वज़ीर आला की? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ी दफ़ा आ चुका है, काफ़ी वाज़ेह है। अब वो वाज़ेह, बहुत वाज़ेह, और उस पर आपको बहुत लोग सराहते भी हैं कि आप बड़ी खुल के बात करते हैं। पार्टी को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि पंजाब में PTI की जो बेस है वो पंजाब के अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि नुकसान हो रहा है उनकी वजह से? देखिए, जो नुकसान है ना वो बेसिकली मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक 22 करोड़ के लोगों का मुल्क है। जब तक आप इसके निज़ाम को आप सीरियसली नहीं लेंगे और एक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप कोई भी बंदा लगा देंगे, वो शायद 100% डिलीवर नहीं कर सके। मिसाल के तौर के ऊपर आप पंजाब को अगर आप देखें, या मेरे नज़र में अगर आप मुझे पूछे ना कि सबसे बड़ी गलती क्या है PTI की हुकूमत की जो हमने अब तक की है,
वो ये गलती है कि हमने पहले साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए। हमें हर सूरत में अगर हमने पहले साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा दिए होते और एक ताकतवर शहरी हुकूमतें, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से विजन रहा और जिसको उन्होंने इन्विजन किया, अगर हमने पहले साल करा दिया होता तो गवर्नेंस जो है वो सूबों में बहुत बेहतर होती इससे जितनी हम देखते हैं। और फ्रेंकली इस वक्त जो सारा क्रिटिसिज्म है पीटीआई का, उसमें वफाकी हुकूमत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। तमाम क्रिटिसिज्म जो है वो दूसरे मामला के ऊपर है। और वो अगर हमने, और दूसरा अब ये हो रहा है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट होती है कि लोकल लोग अपने फैसले खुद कर रहे होते, उनके फंड्स जो हैं जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है और सूबों को फंड जाते हैं, उस तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है और डिस्ट्रिक्ट्स को फंड जाते हैं। तो उसके नतीजे में बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो जाते। लेकिन जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का ताल्लुक है गवर्नमेंट का, जाहिर है कि उसका पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से तो कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, उससे तो बहुत बेहतर है। अच्छा, उस पर मैंने आना है आपके पास के परफॉर्मेंस का इनसे मुकाबला क्यों नहीं किया जा सकता। जुबैर साहब, ये आप भी वैसे इसका जवाब दे दें। फवाद ने बड़े फेयर तरीके से बताया कि अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो सिंध के अंदर तो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे फिर कराची में भी लोकल गवर्नमेंट है, वाहिद पाकिस्तान का सूबा है। कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है आसमा। जो लोकल गवर्नमेंट तो देखे ना, ये पीपल्स पार्टी का आप देखें हाल, जनरल ज़ियाउल हक का 1979 का कानून, बाकी हर मामले में जनरल ज़ियाउल हक बहुत बुरा है। और 1979 का जो कानून जनरल ज़ियाउल हक का बनाया हुआ है वो पीपल्स पार्टी का फेवरेट और सबसे महबूब कानून है, क्योंकि तमाम इख्तियारात का जो इर्तकाज है वो चीफ मिनिस्टर, और फंड्स ऊपर से भी सारे लेके बैठ जाओ, नीचे से भी सारे जो इख्तियारात और फंड्स लेके। लेकिन चले लूली लंगड़ी किसी तरह की शहरी हुकूमत तो है। जुबैर साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम सिंध में क्या करने जा रहे हैं? पंजाब पे कमेंट करने के बाद जरा उस पे भी फरमा दीजिए, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब का मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगी कुछ अहम बयान। जी मैं ये कह रहा था डाइग्रेस कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट द मेन टॉपिक। आप वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी उसके जो मेन निकात थे और उससे रिलेटेड फिर एक तो मैं आज भी एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक जगह कह रहा था कि फवाद चौधरी के हवाले से मैं तारीफ़ कर रहा था कि ज़्यादातर वज़ीर जो हैं अपने आप को पीछे रखते हैं, इनका जहाँ ताल्लुक़ भी नहीं होता, तो अगर वो कोई इंसानी हकूक़ की या इस किस्म की चीज़ होती है तो बढ़ चढ़ के करते हैं। दैट्स अ वेरी क्रेडिबल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे तो हम फवाद के बहुत सारे मुद्दा हैं। हाँ। लेकिन ये स्मार्ट भी बहुत हैं। हाँ। स्मार्ट भी बहुत हैं। हाँ। आपके सवाल को इन्होंने ऐसा घुमाया है कि आप वहाँ कराची शहरी निजाम पर पहुंच गए। हाँ। अभी आप देखें कि ये होती है स्मार्टनेस। बात कुछ बुज़ार साहब की हो रही है और ये इन्होंने पहुंचा दिया आपको कराची के, वहां क्यों नहीं? असल में उनका ओपिनियन पहले इतनी बार आ चुका है कि वो मुहताज है। नो, हाँ, आप बता दें फिर हम जाते हैं उधर। मैं बुज़दार साहब की देखें बड़ी ज्यादती है वजीर आजम की तरफ से। एक तरफ तो वो उसी नैब का दिफा करते फिरते हैं और इतना दिफा करते हैं कि इन्होंने अपनी जो 2 साल की कारकर्दगी है उसमें जिस तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री की कारकर्दगी या एनर्जी मिनिस्ट्री की या दूसरी मिनिस्ट्री की है, नैब का भी एक चैप्टर है। जावेद इकबाल साहब की बड़ी सी तस्वीर है इनसे, वेयर वी वर एंड वेयर वी आर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जहां आप नैब का इतना दिफा करते हैं, जब अपने चीफ मिनिस्टर की बारी आए तो कह रहे कितने अफसोस की बात है। तो भाई हम ये तो कहते हैं कि ये इतने अफसोस की अगर आपको बात लग रही है उस्मान बुज़दार की, और शायद फवाद चौधरी की तरफ ही इशारा कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहते, पहले फहरिस्त लंबी थी अब छोटी रह गई है, वो नहीं मुझे पता कि कौन कौन है, बट जाहिर सी बात है उस्मान बुज़दार इज नॉट कॉम्पिटेंट, क्योंकि उन्होंने एंड में ये अभी जो आपने सुनाया तो उन्होंने कहा कि अभी पहली दफा है, एक्सक्यूज मी, हमें पहली दफा और 5वीं दफा का ताल्लुक नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि इज ही कॉम्पिटेंट। सो प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्ड आफ्टर 2 years के अभी उसको टाइम दें। पंजाब का सूबा है, कोई छोटी मोटा इलाका नहीं चला रहे, गांव के वो पटवारी नहीं है। चीफ मिनिस्टर अगर 2 साल के बाद वजीर आजम साहब कहते हैं कि अभी वो नए आए हैं, उनको मौका देना चाहिए। सॉरी, ये कोई इस तरह नहीं होती है। तो सर क्या करें, वो सीखने की बात, तो सीखने का तो अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। तो उस्मान बुज़दार साहब अगर सीख रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात है? कोई करप्शन का बड़ा इल्जाम तो उनके ऊपर, एक शराब के लाइसेंस के ऊपर उनको बुलाया, एंड फ्रैंकली एक चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर आप इतने लाइसेंस के ऊपर बुला के तो वो करेंगे, तो कम से कम आप जैसे लोग तो सेन वॉइसेस तो ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो बुलाया तो नैब ने उनको सब्सिडी पे, शुगर पे तो नहीं बुलाया जी। शराब के लाइसेंस पर थोड़ा बुलाया है, रिश्वत लेने
के इल्ज़ाम पर बुलाया है। शराब का लाइसेंस तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग डिबेट है, क्यों शराब का लाइसेंस होना चाहिए इस रियासत मदीना में, वो तो एक अलग क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन ये है कि उनको रिश्वत के तौर पर, बेसिकली मैं तो सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ नैब का, और मैं ये समझता हूँ कि नैब जो जिन चीज़ों से, इंक्लूडिंग उस्मान बुज़दार साहब को बुलाने से पहले, क्या उन्होंने कोई उनको सवालनामा भेजा, उस सवालनामे से वो मुतमईन नहीं हुए, और फिर उसके बाद वो समझते हैं कि उनको आना चाहिए वहाँ दफ्तर में और पेशी होनी चाहिए। एक तरीक़ेकार होता है हर चीज़ करने का। एक जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, उस्मान बुज़दार पर आपने अभी इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, आपने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, और आप उनको बुला लें जस्ट टू शो कि जी देखें हम कितना बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए। तो क्या फवाद ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे बुलाया गया है उनको? उनके ऊपर संगीन इल्जामात तो शुगर सब्सिडी के ऊपर भी हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर भी हैं, आटे के बहरान के ऊपर भी हैं, मिस गवर्नेंस के ऊपर भी हैं, तो उनको बुलाया एक लाइसेंस के ऊपर है जिसमें 5 करोड़ रिश्वत का इल्जाम है सिर्फ? नहीं, मिस गवर्नेंस वगैरह तो खैर नैब का दायरा कार नहीं है ना। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, मैं तो पहले भी बात मैंने ये कही है कि चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान में हम इदारों को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है। आपने उनको जिस तरीके से बुलाया है डेफिनेटली एक तौहीन आमेज है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से 100% एग्री करता हूँ कि ये जिस केस में उनको बुलाया गया है उसका मकसद सवाए इसके कि उनकी इंसल्ट की जाए, इसके अलावा और कोई नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उससे जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है उसकी तज़हीक हुई है, और यकीनी तौर के ऊपर ये जो पर्टिकुलर केस है जाहिर है कि इसकी सपोर्ट नहीं की जा सकती। तो वो सिंध के वजीर आला को भी उन्होंने बुलाया और वहां पे कचरे के ऊपर एनडीएमए को भेज दिया, तो क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव की इंसल्ट नहीं है? मुझे नहीं पता फ्रैंकली सिंध के चीफ मिनिस्टर को क्यों बुलाया गया। अगर उनको 18,000 करोड़ रुपए में जो उन्होंने जरदारी साहब को जिस तरह से फैसिलिटेट किया, अगर तो उस केस में बुलाया है तो वो फिर मामला अलहदा है। अगर उनको एनडीएमए का कचरा उठाने के ऊपर उठाया है तो वो फिर अलहदा है। अब मुझे नहीं पता कि उनको में उठाया गया, लेकिन मैं एक केसेस में 2 बार तो वो हाजिर हो चुके हैं फवाद, वो तो 2 बार आ चुके हैं सामने। मैं ये समझता हूँ, देखें मैंने पहले भी ये बात कही है, देखें ये ऑफिसेज हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर पूरे मुल्क की सूबे की नजर होती है। तो नैब को चाहिए कि जब भी इस तरह के कोई आदमी या इस तरह के केसेस में बुलाए तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आपके तर्जुमान मीडिया के सामने खड़े हों और स्पेल आउट करें कि ये इल्जामात हैं उनके ऊपर, ये बात हुई है, ये उनका जवाब आया है, सो दैट क्लैरिटी हो लोगों को भी कि क्यों बुलाया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये ऐसे आप नहीं चला सकते ना मुल्क, इतना बड़ा मुल्क आप चला रहे हैं। अब वो क्या चीफ मिनिस्टर का पता ही नहीं कल जाएगा, वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह तो नहीं सूबे चल सकते। अच्छा जुबैर साहब, आपको ना चाहते हुए भी ये कि सिंध और पंजाब का कंपैरिजन बन गया बाय द वे, वहाँ पे अब आप एक इत्तेफाक राय भी हो गया है। सिंध के अंदर वज़ीर आज़म ने भी कल तीनों चारों जमातों ने आपस में बैठ के बात भी की है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद फिरदौस नकवी साहब आज कह रहे हैं कि आप गवर्नर राज लग सकता है अगर ये मसाइल हल नहीं हुए? कराची के जो शहरी हुकूमत MKM के पास है, और चूँकि इस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं है प्रोग्राम में, लिहाजा डेविल्स वो रोल मुझे प्ले करना पड़ेगा, एडवोकेट उसका। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर भी पॉलिटिक्स ही चल रही है या थ्रेट है गवर्नर राज का सिंध के अंदर? देखें, पीटीआई का एक जो सबसे बड़ा मसला है वो एक तो ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने उन लोगों को सियासत में लेके आए जो सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेते थे। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन उसके नुकसान भी हैं। वो जो ये फेडरल स्ट्रक्चर और सेंसिटिविटीज़ सूबे की और देही और शहरी इलाके की सेंसिटिविटीज़, ये ड्राइंग रूम में बैठ के तो बातें हो सकती हैं और भरपूर अंदाज में आप बात कर सकते हैं, बट जब आप एक बार बार एक चीज़ रिपीट करते हैं, कभी गवर्नर राज का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं कि हम तख्ता उलट देंगे, आई मीन द कैजुअलनेस विद विच PTI leadership in Karachi has been talking about कि चेंज करना है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से, तो मेरा ख्याल है ये इतना डेंजरस है। और फिर उसके बहुत सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्प्लिकेशंस नहीं हैं, उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी हैं। वो मेरा ख्याल है समझना चाहिए, और एक इमरान खान साहब को चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक तो मुझे बिल्कुल आई एम क्लियर कि इमरान खान को भी उन सेंसिटिविटीज़ का नहीं पता। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब जो पॉलिटिकल इंसाइट रखते हैं जैसे लोग, दे शुड बी एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर कि अगर आपने कोई एक स्टेप उठाना भी होता है
तो उसको पहले तो देखें सुबह जो है वो किस नजर से देखेगा, तो नहीं, हाउ अब केयरफुल असद उमर साहब बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है, वो कराची से हैं, क्या वो वजीर आजम को नहीं बताते? अली जैदी साहब बहुत करीब हैं, क्या वो वजीर आजम साहब को नहीं बताते? फैसल वाबदा तो आप प्लीज आप डिफरेंशिएट करें एक चीज में, आप प्लीज आइडेंटिफाई हु आर द हॉक्स। अली जैदी हैज नो सेंसिटिविटी, आई एम सॉरी टू से, नो पॉलिटिकल इंसाइट। 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हार चुके थे, इतना एक हवाई फायर करते हैं सो ऑन। और ये खास तौर पे ये जो मामलात हैं 18th अमेंडमेंट को चेंज करना, 7th एनएफसी अवार्ड, अगर आपने करना भी है तो उसका प्रोसेस है, आपने कैसे लेके चलना है, क्योंकि सूबे उसको खास तौर पर छोटे सूबे जो हैं वो उसको एक ऐसी नजर से देखेंगे। देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट इन विच वी टॉक अबाउट इट, कि बैकग्राउंड है पाकिस्तान में कि सेंटर एनक्रोच करता है और उसके फिर क्या नताइज निकलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात, थोड़ा सा देखभाल के चले, कोई भी चीज डिस्कस हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन उसको आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिहाइंड द सीन्स ऑन बोर्ड लेके चलते हैं, अच्छा, फिर आप इत्तेफाक की राय पैदा करें। चले, राब्ता कमेटी बन गई, एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, फवाद साहब से भी बात करेंगे इसके ऊपर। कुछ परफॉर्मेंस की उन्होंने बात की और 2 साल मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या इन 2 सालों में करप्शन खत्म हुई है या कम हुई है या बढ़ गई है? इस पर जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे 2 साल की कारकर्दगी के हवाले से, और कहा फवाद साहब ने कि जितनी परफॉर्मेंस पीटीआई की अच्छी है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की इतनी अच्छी नहीं थी। फवाद, आपकी मिनिस्ट्री के बारे में तो सारे लोग कह रहे हैं और हम आपके सामने, जुबैर साहब और हम तो कहते ही रहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस ओवरऑल पिछली 2 हुकूमतों से बहुत अच्छी थी, वो कैसे आप 2 सालों में कह सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले तो आप ये नैरेटिव देखें कि जो पाकिस्तान में जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत थी, तो ये नैरेटिव के कोई करप्शन भी कोई इशू है, ये तो खत्म ही हो गया था। पाकिस्तान में तो ये चल रहा था कि चले खाता है तो लगाता भी तो है। तो सबसे पहले तो जो इमरान खान और पीटीआई को क्रेडिट जाता है वो जाता है कि उन्होंने करप्शन को एज ए नैरेटिव जो है वो वापस लेके आए, और बयानिए के तौर के ऊपर कि ये ना खाना है और ना खाने देना है, ये नैरेटिव जो है वो बना है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी है। दूसरी बड़ी कामयाबी यह है कि ये मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री की। इतनी ज्यादा कैबिनेट मीटिंग्स और इस तरह कंसल्टेशन, और फिर आपको पता है जिस तरह से हम ओपन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब के सामने तो पॉसिबल ही नहीं। आप खुर्शीद कसूरी जैसा आदमी, एक टावरिंग पर्सनैलिटी जो है वो 15वीं आईनी तरमीम के ऊपर छोटी सी बात की थी और आपको एडवांटेज है, आप उस वक्त भी जो थी वो मीडिया में उनको कवर करे थे, उनको उठाकर उन्होंने बाहर फेंका था। सवाल पैदा होता है कोई आप नवाज शरीफ और या पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ इस तरह की गुफ्तगू जो है वो कर सके। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि जो इकोनॉमी की डायरेक्शन है वो हमने सिंगापुर और दुबई के तर्ज के ऊपर हर चीज इंपोर्टेड हम मंगवा रहे थे, हर चीज इंपोर्टेड जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, उस डायरेक्शन को चेंज किया है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ जो है हम जा रहे हैं। इसी तरीके से एक ओवरऑल जो देखिए जो वफाकी हुकूमत है ना, उसकी कारकर्दगी के ऊपर कोई दो राय नहीं है। जो भी क्रिटिसिज्म आप अभी जुबैर साहब की भी बात सुनेंगे कि महंगाई हो गई है, ये स्कूल नहीं ठीक हुए थे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इशू है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लोगों से पूछें, फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये जुबैर साहब वैसे आप मुस्कुरा रहे थे, बात तो सही है, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ कैपिटल है, महंगाई यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और जो बाकी चीजें हैं, आपको लगता है जो फेडरल के कंट्रोल में उसमें बेहतरी नहीं हुई? मेरा ख्याल है 3 बुनियादी चीजें होती हैं। आप अपने कैमरामैन से पूछ लें, आप बाहर निकल के पूछ लें, 3 बुनियादी चीजें होती हैं मईशत को डिफाइन करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। तीनों में पाकिस्तान की तारीख में कोई 2 साल में इतना तबाही नहीं हुई है। ये 3 में वो डेफिसिट की बातें नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं जल्दी कहूंगा, करप्शन उन्होंने इसको मेन टॉपिक बेइंतहा इजाफा कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख, आप इंसान से पूछ लें, किसी से पूछ लें कि करप्शन एंड ये जो स्कैम्स है ना, चाहे चीनी का स्कैम है या वीट का स्कैम है, पेट्रोल का, दे आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस इन दिस गवर्नमेंट, इनकॉम्पिटेंस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। चौथी चीज जो है, जो इन्होंने कहा कि जी हम मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं,
फवाद साहब, आपको पता है कि 5 साल तक ग्रोथ थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएमएलएन के जमाने में। पहला आपका फिस्कल ईयर जो था उसमें माइनस कुछ 7-8% थी और इस वक्त -10% से ज्यादा है, और कोविड से पहले तकरीबन -8% थी। तो आप मैन्युफैक्चरिंग है जी, आपने जो हमारे दरमियान जो इंपोर्ट का डिफरेंस है ना आपके और हमारे दरमियान, और मैं आपसे चाहूंगा कि इसका आप आज जवाब दे ही दें। हमारे जो लास्ट 1.5 साल थे, जिसमें 1.5 साल से पहले 3.5 साल तक करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल ठीक था। लास्ट के 1.5 साल में हमने मुकम्मल करने थे 11,000 मेगावाट के, उसके लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी थी। हमने तो ये तय किया कि हमने अंधेरे दूर करने, वो नंबर 1 प्रायोरिटी। इकोनॉमी में कोई ऐसा फैसला नहीं होता जिसकी डाउन साइड नहीं होती। एक आप फैसला करेंगे उसकी अपसाइड भी होगी, डाउन साइड भी होगी। जैसे आपने जब कहा इंपोर्ट्स कम की तो 40% टैक्स कलेक्ट होते हैं इंपोर्ट स्टेज पर, तो यू हैड टू सैक्रिफाइस अ सिग्निफिकेंट टैक्स कलेक्शन देयर। सो फैसला होता है, आपने किया, चलो ठीक है। बट मैं ये पूछ रहा हूं कि हमने तो अंधेरे दूर करने के लिए इंपोर्ट की थी प्लांट एंड मशीनरी। आप अगर होते उसी स्टेज पर तो आप प्लांट एंड मशीनरी ना, बिजली ना दूर करते। आज अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं तो आपने कभी ये सुना है कि हमारे पास बिजली नहीं है? अच्छा फवाद, अब ये तो जाहिर है कि अब जवाब तो ये महंगाई खास करके आप कह रहे हैं कि सूबों का है, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, बल्कि 3 सूबों में जाम कमाल साहब भी आपके साथ अलायंस है उनका, तो तीनों सूबों में फेडरल हुकूमत की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है, कमाल कर रही है। हाँ। फिस्कल पॉलिसी इनका काम होता है, उसके ऊपर आ रही हूँ जुबैर साहब, वही पूछने जा रही हूँ कि पॉलिसीज, वही पूछने जा रही हूँ कि पॉलिसीज तो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, जो मजमूई पॉलिसीज हैं वो तो सामने। फॉरेन पॉलिसी पे आपने देखा, खुद शीरीन मजारी साहिबा ने जो तनकीद की है, चले आप इकॉनमी को छोड़ दें, शायद आपका सब्जेक्ट उस तरह से ना हो, लेकिन ये तो आप फॉरेन पॉलिसी पे तो आप बहुत उबूर रखते हैं, वो क्या है? नहीं, पहली बात तो यह है कि इकोनॉमी के ऊपर भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से एक कह दीजिए कि एक तबाही मचाई पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने इकोनॉमी में। जब हुकूमत संभाली हमने, तो हमें तो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन का सामना था और बैंक्रप्सी का सामना था, और हमने वहां से पाकिस्तान को निकाला है। आप देखिए ना, बड़ा सिंपल हिसाब है कि जब पिछले 1947 से लेकर के 2008 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा था 6 ट्रिलियन रुपए। उस 6 ट्रिलियन में हमने क्या क्या किया? हमने इस्लामाबाद का शहर बनाया, हमने गवादर खरीद लिया, हमने गवादर बना दिया, हमने मोटरवेज बना दी, हमने पाकिस्तान की फौज खड़ी कर दी, हम एटमी ताकत बन गए, हमने पाकिस्तान की बहरिया बना ली, नेवल बेसिस जो है वो हमने खड़ी कर दी। हमने क्या क्या नहीं कर लिया उस 6 ट्रिलियन में। और 2008 से जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और 2018 तक जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, तो आप देखिए कि हमने इन 10 सालों में जो पाकिस्तान का कर्जा था वो 6 ट्रिलियन से बढ़ा करके 26 ट्रिलियन तक कर दिया। और उस में क्या किया? जुबैर साहब कहते हैं जी हमने बिजली बनाई। अब अगर ये जवाब काफी है तो फिर तो जाहिर है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको एक बहुत बड़ा बोझ, आप देखिए आपने क्या किया, आप करंट अकाउंट डेफिसिट हम $20 बिलियन से कम करके हम 3 बिलियन के ऊपर ले आए हैं। इस साल अगर रियल फिस्कल डेफिसिट देखें तो वो भी बड़ा हमने जो है वो उसको बैलेंस कर लिया है। हम अपने खर्चे ऑस्टेरिटी कर रहे हैं और तमाम कोशिश करके हम अभी मूडीज हो, बाकी रेटिंग एजेंसीज हो, पाकिस्तान जो है वो स्टेबल आउटलुक दे रहा है। और जाहिर है कि इसको आप एक बड़ी कामयाबी कहेंगे। कोविड के बावजूद जहां पे पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, वहां पर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान उतना नहीं पहुंचा, बल्कि इंशाल्लाह हम दोबारा 5 से 6% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। 5 से 6 की इस अगले फिस्कल ईयर में या इस फिस्कल ईयर में? जी इस साल अच्छा रिकवरी जो है वो करेंगे और इंशाल्लाह एम्बिशियस है, बहुत वेरी एम्बिशियस टारगेट, लेकिन चले अल्लाह करे। एम्बिशियस नहीं है आसमा में। अगर फवाद चौधरी साहब मुझे मौका दे, मैं जवाब दे दूं इसका। जी सर, जल्दी से फिर ब्रेक पे जाओ, फिर आगे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो कह रही है 1% होगी ग्रोथ। आखिरी बात सुन लें उनकी जुबैर साहब, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, ये है कि जो पीएमएलएन के लोग हैं ना, बशमूल जुबैर साहब, अगले 5 साल इकोनॉमी पे कोई तबसरा ही ना किया करें, ताकि लोगों को ये भूले। अभी जब ये इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, तो लोगों के जख्म ताजा हो जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। मतलब लोग इतने मुतमिन नहीं इस वक्त के वो कह रहे हैं कि ये बातें कर रहे हैं। जुबैर साहब जवाब दे दें इसका। हाँ। लोगों के अपने दुख है, लेकिन लोगों को पता है ना ये दुख किसकी वजह से। तो बड़े दुख है फवाद साहब, आटे चीनी की कीमत। जुबैर साहब के
बेस्ट फ्रेंड थे ना, जो मुझे और आपको पता है जुबैर साहब का गुजारा नहीं होता था उनका चाय पिए बगैर इकट्ठे, इसहाक डार, उनकी वजह से जब पाकिस्तान को दुख मिले हैं वो जुबैर साहब जो है वो जुबैर साहब आप फिर आप ही जवाब दे दे। जी 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 जुबैर साहब, डार साहब पे तो आपने पाबंदी लगा दी, हम उनके विचारों को पूछ ही नहीं सकते, तो जुबैर साहब आप ही जवाब दे दे। जी अनइंटरप्टेड अगर फवाद चौधरी मुझे मौका दे दे। फवाद चौधरी बड़े इंटेलिजेंट आदमी, आई एम शॉक्ड व्हेन ही रेजेस दिस क्वेश्चन। कर्जा इन्होंने कहा 6 ट्रिलियन से 26 ट्रिलियन हो गया था 10 साल में, और 26 ट्रिलियन से 43 ट्रिलियन है 2 साल में। 13 ट्रिलियन आपने इजाफा किया है। और प्लीज ये जो आप कहते हैं ना कि हमने 5 ट्रिलियन वापस किया है, ये उस 13 ट्रिलियन में शामिल नहीं है। आपने 18 ट्रिलियन लिया है जिसमें से 5 ट्रिलियन वापस किए, इसलिए 13 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। तो 13 ट्रिलियन आपने तो एक ईंट भी नहीं लगाई है। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि आप प्लीज फवाद चौधरी साहब, वो सही कहा था उन्होंने कि आप इकोनॉमी पर ना बात किया करें। आपके अपने जो प्रोजेक्शन है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस साल 1% ग्रोथ है, आप कह रहे हैं 5%। 5% तो वो 2025 में नहीं कह रहे हैं। जो आप 5% अभी आपने, ये तो ब्रेकिंग न्यूज होती है, ये मूडीज को भेजना चाहिए। वो हदफ की बात करें सर, हदफ तो आप कोई भी रख ले, मतलब अगर दूसरी बात ये है कि जो खजाने की बात करते हैं ना, खजाना कहां से मेजर करते हैं? खजाना मेजर करते हैं जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है, टैक्स कलेक्ट हमने डबल किए थे 5 साल में, और जो डब्बा छोड़ के आए थे उसमें तकरीबन 3,900 बिलियन रुपए छोड़ के आए थे। आज 2 साल के बाद भी 3,900 बिलियन है। पाकिस्तान में 22 साल में वर्स्ट एवर टैक्स कलेक्शन परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो या तो आपने बड़ा तीर मारे हो, आपने कहा था 8,000 बिलियन सर अभी 2 साल हुए ना उनको, भी 5 साल पूरे करने हैं। अभी 2 साल तो हुए, 2 साल में तो 5 साल का कंपैरिजन वैसे भी 2 साल में कहा था, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। अच्छा, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है 8,000 बिलियन करेंगे 2 साल में। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद के अगले 3 साल में क्या पॉलिसीज हो सकती हैं और क्या परफॉर्मेंस जो है वो पीटीआई की बढ़ सकती है, और कुछ पॉलिटिकली क्या अपोजिशन भी कोई पर तोल रही है? बड़े दिनों से सुन रहे थे एपीसी, वो कहां गायब होगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुबैर साहब, अब बात सारी जो अपोजिशन करती है कि जी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही, गवर्नेंस के इश्यूज है, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन ने भी पिछले 2 साल की जो कारकर्दगी अपोजिशन की है वो भी कोई मुतमईन तो नहीं कर पाई। अभी तक आप एपीसी नहीं कर सके, राबर कमेटी नहीं बुला सके, मियाँ साहब कहते हैं मैं किसी और पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हूँ, वो मौलाना से कहते हैं कि मैं आपसे मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो सर मसले तो बहुत सब तरफ है, फिर कैसे चलेगी पॉलिटिक्स? नहीं, एक तो बिल्कुल एक तो मसले जब आप कहती हैं सब तरफ हैं, बिल्कुल सब तरफ हैं, बट हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी की होती है और अवाम उनसे एक्सपेक्ट करती है महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो और गुर्बत कम हो और तमाम वो चीज़ें ठीक हों, तालीम का निज़ाम और ये तमाम चीज़ें। अपोजिशन का जो अपना रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपसे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि वो अपोजिशन ने रोल नहीं प्ले किया। अब ये जो आपने एपीसी की बात की थी, बिल्कुल सही बात है कि एपीसी का शोशा ही नहीं छोड़ना चाहिए था अगर उसमें उस तरह से संजीदगी नहीं थी या उस किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम आगे जाके एपीसी कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए एपीसी होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट वन थिंग जो आप करके आप सबको कहेंगे जी ऑपोजिशन ने अपना रोल प्ले कर दिया। ऑपोजिशन के रोल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर अवाम तक अपनी बात पहुंचाना, हुकूमत को प्रॉब्लम में मतलब क्रिटिसाइज करना उस हवाले से। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि एपीसी ज़रूर होने जा रही है और बड़ी तकड़ी एपीसी होगी। अच्छा, वेरी गुड। तो फवाद, अगर पंजाब के अंदर खास करके इसी तरह की परफॉर्मेंस रही और सारी जमातों ने वहां पे कट कर लिया तो फिर पीटीआई के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो क्या मुहर्रम के बाद कोई पंजाब में भी तब्दीली आ रही है, आ सकती है? देखिए, पहली बात यह है आसमा के अपोजिशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, नॉट एज अ मिनिस्टर बट चूंकि मेरा और आपका एक और भी काम है रोजाना का कि हम बैठ के पॉलिटिकल सिनेरियोज और एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है अपोजिशन की पॉलिटिक्स की। उसकी वजह यह है कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पीएमएलएन में चूंकि हमारे यहाँ पार्टीज के स्ट्रक्चर्स नहीं है, लिहाजा होता क्या है कि जो लीडर है
वो पार्टी से बड़ा होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लीडर कौन है। सो इस वक्त पीएमएलएन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ये तय उन्हें करना है कि उनका लीडर कौन है। एक दिन मरियम नवाज लीडर होती है, इस्लामाबाद पहुंचना तो शहबाज शरीफ हो जाते हैं, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ भी अपना अपना खेल खेलते हैं। तो जब तक आपका ये तय नहीं होगा कि आखिर मरियम नवाज ने लीड करना है या जिसने और ने लीड करना है, या शहबाज ने करना है या किसने करना है, आपको पीएमएलएन का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ सकता, ना ही आपको उनकी कोई पॉलिसी नजर आ सकती है। इसीलिए बहुत तो इसीलिए पीटीआई को सिर्फ पीटीआई से खतरा है, अपोजिशन से कोई नहीं। सही कह रही है, सही कह रही है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा इस वक्त दूसरी जो अपोजिशन की जमात है, फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी में देखें, बिलावल भुट्टो जो है या तो वो चीफ मिनिस्टर बनते और वो अपना कद बनाते और सिंध में तब्दीली लेके आते गवर्नेंस में, वो कर नहीं सके। हाँ। अब वहां पर वो पहले बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद पार्टी, बेनजीर भुट्टो शहीद की पार्टी, जिन्होंने हमेशा जीएम सैयद के खिलाफ और इनके खिलाफ उनकी दोनों वो लड़े, वो अनफॉर्चुनेटली अब इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गई है। और अब जो है वहां पे एक, मुझे नहीं लगता कि ये अगले 10-15 साल का प्रोजेक्ट है। अच्छा। उससे वो निकल बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि पंजाब के हवाले से भी ज़ाहिर है कि अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, सारी जमातों को हर जगह पे चांस मिला हुआ है, सबको अपना अपना प्रूफ करना है। लेकिन सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा है। उसमें मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा और करना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया एडवेंचर जो है वो सिंध के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से शायद ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।